नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आरएससी ऑनलाइन क्लासेस से आरएससी परिवार आपका स्वागत करता है। आज हम 10th क्लास का जो आपका सेकंड यूनिट का जो टॉपिक चल रहा है केंद्र सरकार, दूसरा लेसन है उसमें लेसन नंबर 6, उसमें हमने व्यवस्थापिका यानी कि आपकी संसद का पूरा पार्ट क्लियर कर लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे इसमें कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम दो पार्टों में बांटेंगे, एक तो आपका राष्ट्रपति और उसके बाद में उसका उपराष्ट्रपति, और ये हम आज के पार्ट में पढ़ेंगे। इसका जस्ट अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम इसका अगला डाल देंगे, जिसके अंदर आएगा आपका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो इस तरह से हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। आज हम अपनी रूपरेखा को स्टार्ट करते हैं, और कल तक की जो वीडियोस थी उसमें आपका अपार स्नेह मिला, आपने अच्छा उसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए हैं। मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाएं उसको, ताकि जिन्हें ज़रूरत है वहाँ तक वो वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद। देखिए, शुरू करते हैं हम हमारी कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यदि हम लें तो हमारी जो कार्यपालिका है वो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में लिखी हुई है। 52 से शुरू होती है, 151 पे जाके खत्म होती है, जो राष्ट्रपति से शुरू होकर लास्ट में आपकी मंत्रिपरिषद और उसके कार्यों पर जाके समाप्त हो जाती है। इस तरह की स्थिति इसमें होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कि कार्यपालिका है क्या। तो हम देखिए कार्यपालिका, भारत की कार्यपालिका, अब उसका गठन इस तरह से देखेंगे इसको कि अनुच्छेद 52 जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, स्टार्ट, ये स्टार्ट टॉपिक, तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत संघ का एक क्या होगा, राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होगा। ये सबसे पहली स्थिति है आपकी। अब इसके बाद होता है कि राष्ट्रपति अपने काम कैसे करेगा। तो राष्ट्रपति, इसके बाद देखिए राष्ट्रपति, तो भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में निहित होगी। अब ये आपकी फर्स्ट स्टेंजा हुआ, यानी कि यहां से आपको ये पता लगता है कि भारत में राष्ट्रपति जो है वो क्या कार्य करता है। तो भारत में जो कार्यपालिका है हमारी, उसका वास्तविक जो प्रधान होता है और एक होता है नाम मात्र का प्रधान। तो ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति एक्चुअल में क्या होता है, इसका कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दूसरी बात, जिसका उपयोग, यानी कि इन सभी शक्तियों का उपयोग या तो ये स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो ये स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए, या तो स्वयं करेगा या अपने अधीन जो लोग हैं या जो इसके साथ जुड़े हैं उनके साथ में करेगा, जिनमें आप ले सकते हैं पीएम, आपके उसके बाद में उनके एमपी या सीएजी, जिसको बोलते हैं अपन कैग, यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। ये भारत सरकार का महालेखा परीक्षक होता है, और इसको बोलते हैं परीक्षक। और एक होता है आपका एजी, इसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल, यानी कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। तो ये कुछ एक चीजें होती है जो इसके साथ में जुड़ी होती है, जिनके रास्ते से होकर ये अपनी कार्यों को पूरा करवाता है। तो ये हुई आपकी कार्यपालिका के बारे में नॉर्मल जानकारी। अब बात करते हैं भारत में ऐसी कार्यपालिका की जो व्यवस्था है उसमें क्या स्थिति ऐसी देखी जाती है कि यहाँ पर दो प्रकार के प्रधान देखे जाते हैं। यह आपका पहला टॉपिक हुआ, ध्यान रखिएगा, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 वो
भारत की समस्त कार्यपालिक शक्ति का प्रधान होगा और अपने आप या तो उनका यूज करेगा उस शक्ति का या फिर किसी अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अब दूसरा आता है आपका कि राष्ट्रपति का पद किस प्रकार का होता है। पद, तो इसका जो पद होता है वो समकक्ष होता है, ये जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन की महारानी की जैसे, महारानी का जैसा इसका पद होता है। यानी कि ये हमारी कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, जबकि भारत का कार्यपालिका शक्ति जिसमें वास्तव में निहित है, जो एक्चुअल में इसका उपयोग करता है वो व्यक्ति होता है पीएम, यानी कि हमारा प्रधानमंत्री। ये व्यक्ति वास्तविक है, वास्तविक प्रधान। और इसी स्थिति के कारण भारतीय संसद, भारत में जो कार्यपालिका शक्ति की जो व्यवस्था है उसे संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं। जब किसी देश के अंदर कार्यपालिका शक्तियां दो प्रधानों में विभाजित होती है तो उसे हम संसदात्मक व्यवस्था बोलते हैं। तो ये आपके कुछ एक क्वेश्चन है जो यहां से इस टॉपिक से निकल के आते हैं, यहां पर इनको आपको क्लियर करना है। जल्दी आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे और उनमें भी इनमें से कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है, मे बी पॉसिबल, तो आपको इसको क्लियर करना जरूरी होगा। देखना इसको आराम से, इतने से में ही ये क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसके बाद में आता है आपका राष्ट्रपति के पद की योग्यता। तो योग्यताएं हमने जितनी भी पढ़ी, मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था 3 प्रकार की एज होती है, 25, 30 और 35। और ये आपको याद होना चाहिए, 25 मैंने बताई थी आपको किसके लिए, एमपी के लिए। उसके बाद राज्यसभा सदस्य के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए होती है 35। तो हमको ये काम में लेना है एक तो कि इसमें कम से कम भारत का एक ऐसा नागरिक जिसकी एज कम से कम कितनी हो, 35 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद में दूसरा, वह किसी, सेम वही चीज़ है, किसी भी न्यायालय द्वारा उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला ना चल रहा हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर आश्रित न हो। दूसरा, उसे अपने अनुमोदकों के तौर पर कम से कम 14 व्यक्तियों का क्या चाहिए, हस्ताक्षर। वैसे आपके इसमें बुक में इतना कुछ दिया हुआ नहीं है, आपको ये 3-4 लाइनें ही याद करनी है नॉर्मल। आपका एक तो उसकी एज क्या हो, वो कहाँ का नागरिक हो, तो भारत का होगा। ये 4-5 डिस्कशन है जो आपको इसमें क्लियर करने, नॉर्मल है, आपको आते होंगे, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे हम। अगला टॉपिक क्लियर करते हैं इसका। देखिए अब इसका निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, सीधे आते हैं निर्वाचन के ऊपर। परीक्षाएं पास हैं आपकी, इसलिए हम ज़्यादातर वो टॉपिक डिस्कस करें जो आपको ज़्यादा गेन करने चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, आपके लिए भी फायदेमंद है वो। तो देखिए इसमें अब आप जाएंगे निर्वाचन के ऊपर। तो सबसे पहले आपसे वो ये पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस पद्धति से किया जाता है वो कैसी होती है, तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। ध्यान रख लेना, ये पूरा नाम है इसका। और दूसरा, इस पूरी पद्धति को जिस व्यक्ति ने क्या किया था, बनाया था, उस व्यक्ति का नाम था हेयर, बाल। इतना तो याद रह जाएगा, ठीक है ना। और उस व्यक्ति ने इस प्रणाली को बनाया था, इसलिए इसको हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको दोनों बात बता दी, लेकिन आपको यदि बोर्ड में पूछ लिया जाए तो आपको हेयर प्रणाली नहीं लिखना है, साथ में आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपने हेयर प्रणाली लिख दी तो हो सकता है वो मान ले, लेकिन आपके नंबर कट सकते हैं उसमें, इसलिए आपको पूरा लिखना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस तरह से राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। अब बात आती है, ठीक है इस प्रकार से होता है, ये पद्धति हो गई, लेकिन अब इसका जो मैटर है वो क्या है, किस प्रकार से ये मैटर काम करता है।
चुनाव होता कैसे है एक्चुअल में? तो पहली बात तो ये चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। पहली बात अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती, लेकिन लेती है, नहीं भी लेती और लेती है, दोनों ही बात है। इसलिए क्योंकि जनता स्वयं नहीं लेकर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें क्या लेते हैं, जनता की ओर से भाग लेते हैं। अब वो प्रतिनिधि कौन है, तो ध्यान रखिए आप, वो प्रतिनिधि होते हैं आपके एमपी और एमएलए। अब यहां पर एक थोड़ा सा पेच है, देखिए एमपी होंगे, लेकिन वो एमपी होंगे जो क्या होंगे, निर्वाचित, और जो एमएलए होंगे वो केवल पहले राज्यों से होते थे, केवल राज्यों के एमएलए होते। लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 70/92, इस तरह से याद कर लेना इसको, या सीधा जैसे भी आपको हो सके वैसे करना है, आपको करना ही पड़ेगा। तो 70वां संविधान संशोधन 1992, यहां से राज्यों के साथ में कुछ जैसे दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलएज को भी इसमें क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। तो यहां पर अपन डाल सकते हैं यूटी गवर्नमेंट के एमएलए कुछ जो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जिनको क्या दे दी गई है, शक्तियां प्रदान कर दी गई है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए आपकी कार्यपालिका कैसे बनती है। तो कार्यपालिका होती क्या है, यहां पर सीधा सीधा निकल के आया आपका। तो कार्यपालिका में एक तो हमने किसको ले लिया, राष्ट्रपति को, दूसरा आपका पीएम हो गया, और उसकी मंत्री परिषद, उसकी मंत्री परिषद, और साथ में आपको एक व्यक्ति का नाम ये याद करना है जिसको अपन बोलते हैं एजी, अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। यानी कि अगर भारत सरकार पर कोई केस होता है तो उसकी तरफ से जो व्यक्ति केस लड़ता है, जो उसका सरकारी वकील होता है, उसको केंद्र में बोलते हैं एजी। क्या बोलते हैं, एजी, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सीधा सीधा है एडवोकेट जनरल, या हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में महान्यायवादी। अब आपको सीधा सीधा देखो, फालतू के किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है, आपको केवल ये सामान जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है इसी को सीधा आपको ग्रहण करना है। आपको बुक पढ़नी है, बुक अच्छी है, बुक पढ़ना जरूरी है, लेकिन बुक में से जो निचोड़ निकल के आएगा वो हम आपको तैयार करके पहले से ही दे रहे हैं। आपको इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा आप घूमिएगा नहीं, यहाँ से आपको क्वेश्चन सारे इसके अंदर से मिल जाएंगे। अब आपकी अगली स्थिति आती है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति किस प्रकार से काम करती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति किस तरह से काम करती है, तो देखिए ये जो पद्धति है इसके अंदर संक्रमण का मतलब क्या होता है। देखो संक्रमण अभी ये चल रहा है कोरोना, इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति दूसरे को इफेक्टेड करता है, ये संक्रमण है, यानी फैलना या प्रदान करना। इसका मतलब ये है कि हारने वाला जो व्यक्ति होता है, मान लीजिए 4 व्यक्ति खड़े हैं, 1 2 3 और 4। अब इसमें मुख्य बात यह है चारों को वोट मिलेगा, लेकिन वोटिंग के आधार पर वरीयता आएगी। मान लीजिए ये व्यक्ति आया फर्स्ट नंबर पर, ये आया सेकंड पर, ये थर्ड पर चला गया, और ये चला गया किस पर, फोर्थ पर। तो जो व्यक्ति सबसे पीछे होगा उसको निकाल दिया जाएगा, और उसके मत वरीयता क्रम में सभी में बराबर बराबर क्या कर दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। इस तरह से लास्ट में जो एक व्यक्ति वरीयता क्रम में निकल कर आएगा उसी को हम क्या चुनेंगे, अपना राष्ट्रपति चुनेंगे। वो पहली पसंद का भी हो सकता है, दूसरी पसंद का भी हो सकता है, तीसरी पसंद का भी हो सकता है। तो इसका एक सूत्र है जिसको कैसे निकालते हैं हम, दिए गए वैध मतों की संख्या बटा चुनाव में भाग ले रहे या फिर चुने गए प्रतिनिधि। की संख्या, और इसमें भी भाग दे दिया जाता है किसका, संख्या, यह है 1000। ठीक है, इस तरह से इसको निकाला
जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये राष्ट्रपति का मैटर यहां पर समाप्त होता है। इस तरह से अब आता है दूसरा तरीका, यानी कि देखो यहां पर हमने राष्ट्रपति को चुन लिया है। राष्ट्रपति क्या होता है, क्यों होता है, कौन व्यक्ति बन सकता है, क्यों हम उसको चुनते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपने पद पर हमेशा बना रह सकता है? नहीं। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और यदि इन 5 वर्षों के दौरान, ध्यान से सुनिएगा, और यदि इन 5 वर्षों के दौरान यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, उनका अतिक्रमण करता है, तो इसे अपने पद से इस्तीफा देना या तो खुद होगा, या इसके ऊपर एक लांछन लगाया जाता है, या एक मुकदमा चलता है जिसका नाम होता है महाभियोग। ये होता है महाभियोग, और ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 61 के अंदर। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया अभी। एक तो 52, एक 53, अब एक आपका आया है 61। तो ये कुछ एक चीजें आपको याद रखनी है। सीधा पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। महाभियोग क्या है, देखिए ये कैसे लगता है। अब इसकी एक शॉर्ट तरीके में समझते हैं अपन इसको। मान लीजिए कोई ये व्यक्ति ए है, और ये आपका क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है। और 2 सदन हैं इसके अधीन संसद के, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में 552 और यहां पर 250। ये व्यक्ति इसके अधीन काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति को ऐसा आभास होता है, या क्या होता है, समाधान होता है कि राष्ट्रपति किसी प्रकार से अपने पद का क्या कर रहा है, गलत उपयोग कर रहे हैं, महामहिम, तो वहां आपको क्या करना है, वहां आपको एक एमपी की हैसियत से, चाहे आप राज्यसभा से हो या फिर लोकसभा से हो, आपको ये शिकायत करनी है। लेकिन शिकायत का तरीका क्या है, अभी समझना। एक जिस भी सदन में ये मुकदमा, यानी कि जो सदन ये आरोप लगाएगा, उस सदन के 1/4 सदस्य सबसे पहले ये संदेश लिखित में किसे देंगे, अध्यक्ष को, अपने अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा के स्पीकर बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, और इसको बोलते हैं सभापति, तो राज्यसभा अपने सभापति को देगा, और यहां से सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, और वो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अगर 1/4 व्यक्तियों ने लिख कर दे दिया तो ये सूचना, देखिए यहां 1/4 है, अब इसमें से आप बटा हटा दीजिए, कितना हो गया, 14। तो 14 दिन पूर्व यह सूचना संबंधी को दी जाएगी, जिसके संबंध में महाभियोग लाया गया है उसको, यानी कि राष्ट्रपति को दी जाएगी। और ठीक 14 दिन बाद जिस सदन में ये आरोप लगाया गया, उस सदन में क्या होगी, वोटिंग। यदि, अब आपको याद होना चाहिए, जब 2 सदन अलग अलग अपनी वोटिंग करते हैं, और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अलग अलग सदन में लाया जा सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में नहीं लाया जा सकता, ध्यान रख लेना। तो वो वोटिंग करते समय 2/3 बहुमत, यानी कि लगभग 66% लोग यदि राष्ट्रपति के विरोध में मतदान कर देते हैं, तो ये महाभियोग उस सदन में पारित माना जाएगा, और उसके बाद में ये अगले सदन में, यानी कि द्वितीय सदन में भेज दिया जाएगा, जहां इसकी न्यायिक जांच होगी। न्यायिक जांच के बाद में जो भी स्थिति होती है, उसके बाद में वही प्रोसेस, वोटिंग होगी, और यदि 2/3 बहुमत वहां भी इसको मिल जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, या उसे हटा दिया जाएगा। अब बात आएगी कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा, तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफे एक दूसरे को ही देते हैं, एक दूसरे को देते हैं भाई। राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को,
और उपराष्ट्रपति देगा किसको? राष्ट्रपति को। अब एक सिचुएशन यहां पर क्रिएट होती है, ये थोड़ा आपका कंपटीशन लेवल का चला गया, कि कई बार ऐसा होता है कि जब उपराष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, यानी कि आपको पता ही है जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो उस समय उपराष्ट्रपति किसकी भूमिका निभाएगा? राष्ट्रपति की, यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं है और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ है उसे अपना इस्तीफा देने की जरूरत है, तो वो किसे देगा? ऐसी स्थिति में यदि ये इस तरह से भी काम कर सकता है कि पहले ये राष्ट्रपति की हैसियत से, मान लीजिए ये चैम्बर है और ये मुख्य टेबल है और ये सामने वाली टेबल है, तो पहले ये राष्ट्रपति की हैसियत से उपराष्ट्रपति के सामने बैठकर यहां पर अपना इस्तीफा रखेगा और फिर मेन टेबल पर जाकर बैठेगा और फिर उसको क्या करेगा? स्वीकृत करेगा। तो इस तरह की स्थितियां यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, एक पिक्चर का जैसा माहौल है ये, है ना, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ये स्थिति क्लियर होती है आपकी। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ के बाद में आपका आता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यकाल। शक्तियां, तो देखिए राष्ट्रपति की जो शक्ति हैं उनको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। वो है एक तो आपातकालीन शक्ति और दूसरी है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा हमने कि कार्यपालिका के अंदर जो विधिक कार्य होंगे, पहली शक्ति इसमें देखो तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अनुच्छेद 53 के अंदर हमने देख लिया, ये लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की समित शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति या तो खुद उनका उपयोग करेगा या किसी अधीनस्थ के द्वारा करवाएगा। तो यहां पर यही चीज आपको देखनी है। तो राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेगा? नियुक्ति। तो किस किस की करता है भाई? देखो उपराष्ट्रपति, आपके पीएम, फिर उनकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, उसके बाद में आपके न्यायाधीश। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। फिर चाहे वो किसी की सलाह लेके करता हो या कैसे भी, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का। फिर चाहे आपको ये बात पता हो कि वो राष्ट्रपति की खुद की सहमति नहीं होती या होती है, हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक तो देखो एक चीज तो होती है गलतफहमी और एक चीज होती है खुशफहमी। तो ये व्यक्ति क्या है? खुशफहमी में जीता है कि सारा काम मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये काम खुद नहीं करता कोई सा भी, इसके द्वारा करवाए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को भारतीय संसद के अंदर अब मात्र एक रबड़ की मोहर के तौर पर ही यूज में लिया जाता है। मुख्य बात यह है एक्चुअल स्थिति, इसीलिए इसे कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है। तो सबसे पहली शक्ति आई अपनी नियुक्ति संबंधी, दूसरी आती है इसकी शासन संचालन संबंधी शक्ति। तो देखिए शासन का संचालन, अब आप बताइए भाई, अगर सदन की बैठक बुलानी है, हमने पढ़ा था पिछली बार अनुच्छेद 85 यदि सदन की किसी भी बैठक को बुलाना है या उसे भंग करना है, ठीक है ना, सत्र आहूत करना और सत्र भंग करना दोनों काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसके बाद में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाना, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन उसे बुलाने की हैसियत केवल किसके अंदर है? राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी कौन सी शक्ति हो गई? शासन का संचालन करने वाली शक्तियां। और इसके बाद में अगली शक्ति आती है इसकी विदेशी क्षेत्र संबंधी शक्तियां। तो यहां पर आप देखिए विदेशों में, विदेशों से संबंधित शक्तियां, तो विदेशों में भारत से संबंधित जितने भी क्या करे जाएंगे, जितने भी कोई भी प्रकार के टेंडर या फिर कोई मैत्री संबंधी या फिर कोई युद्ध बंदी संबंधी कुछ भी की जाएगी तो वो राष्ट्रपति के नाम से होगी। उसके बाद में विदेशों के राजदूत,
राजदूतों के प्रमाण पत्र क्या करना, स्वीकार, और अपने राजदूतों को विदेश में भेजना या नियुक्त करना, यह भी इसी का कार्य होता है। तो ये इसके विदेश संबंधी कार्य हुए। इसके बाद में आता है आपका सैनिक क्षेत्र शक्ति। तो आपका देखो सेना, सेना से संबंधित, तो राष्ट्रपति भारत की सर्वोच्च और तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति। यानी कि भारत में किसी भी प्रकार के युद्ध के हालात हो या कुछ भी हो, उनका सबका पूरा का पूरा दारोमदार किसके ऊपर होता है, राष्ट्रपति के ऊपर होता है। लेकिन अभी एक स्थिति है कि पहले तो ऐसा हो जाया करता था कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के युद्ध का आदेश दे सकता था, लेकिन अभी ऐसा है कि राष्ट्रपति बिना पीएम से और उसकी मंत्रिपरिषद से, यानी कि कैबिनेट, मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से पूछे बिना कोई भी काम इस प्रकार का नहीं कर सकता। ये सलाह लेकर, इनकी सलाह पर ये कार्य कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है भाई, इतना आपका होता है यहां तक। अब इसके बाद में आती है राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां जिन्हें हम बोलते हैं आपातकालीन। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति अब अपन यहां से यूज करेंगे, या इनको देखते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, इसमें 3 शक्ति है भाई, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 शक्तियां हैं। इनको आपको याद रखना है। ये तो एक तो सीधा ही पूछ ली जाती हैं। ये सबसे पहले आती है आपकी इस प्रकार की शक्तियों में संकटकालीन शक्तियों में आपका आता है, मुख्य रूप से यही पूछी जाती है, मैंने इसीलिए आपको यही बता रहा हूं मैं। वैसे इनकी बीच में और शक्तियां भी हैं, जैसे हमने कार्यपालिका संबंधी पढ़ी, इसके बाद में इनकी विधि संबंधी शक्ति आती है, जो मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति माफ कर सकता है, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, वो उसकी क्षमादान की शक्ति हो जाएगी। उसके बाद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति होती है, देखो इधर क्षमादान, ठीक है ना। और विधि संबंधी, तो विधि का निर्माण कब होगा, विधि का निर्माण जब होगा जब हस्ताक्षर करेगा। लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए। तो इस तरह की जो स्थितियां होती हैं, ये सभी इसकी किस में आ जाएंगी, शक्तियों में। लेकिन मुख्य रूप से जो पूछी जाती है आपके बोर्ड में वो है 52, 56 और 60। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी संकटकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 252। देखिए, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, ये तीनों स्थिति यदि हो जाती हैं तो पूरे देश के अंदर जो लगता है उसको बोलते हैं हम अनुच्छेद 352। 352 के तहत पूरे भारत के अंदर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, इसमें मूल संविधान में अनुच्छेद 352 युद्धबंदी, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग में शांति व्यवस्था नष्ट होने के भय से, अर्थात इस प्रकार के किसी भी आशंका पर परिस्थिति उत्पन्न होने या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा करता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है। देखिए, पहले ये स्थितियां हो जाती थी, लेकिन अब हम केवल पढ़ रहे हैं अभी पहले किसको, अनुच्छेद 352 को। तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन के बाद में इसमें किस तरह से बदलाव आया। तो पहला बदलाव, सबसे पहला बदलाव जिसमें आपको दिया हुआ है इसके अंदर कि अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकता है, केवल
आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। आंतरिक अशांति ये जो है ना, इसके नाम पर नहीं होगा। अब युद्ध और बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी कि किसी राज्य के सैनिक शस्त्रों के साथ में राज्य का क्या कर दें, विद्रोह कर दें। जिस प्रकार से जैसे वो 1857 क्रांति हुई थी, अंग्रेजों के ही सैनिक थे, हमने उनको ज्वाइन किया हुआ था और हमने उन्हीं के साथ में क्या कर दिया, विश्वासघात। लेकिन वो हमने हमारे लिए क्या था, विश्वासघात उसको नहीं कह सकते। तो यहाँ इस तरह की स्थितियां जब उत्पन्न होती है तो आंतरिक अशांति में आपको ये चीजें हटा देनी है। आंतरिक अशांति में इसको हमको नहीं लेना है, क्योंकि आंतरिक अशांति का क्या होता था, दुरुपयोग होता था। आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू कर दिया जाता था। तो अब ये नहीं होगा। तो एक तो आपका ये मैटर हो गया पहला, उसके बाद में आता है आपका दूसरा। तो दूसरे में आपको दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को क्या दे, यानी कि आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की अनुमति, वो भी कैसी, लिखित चाहिए। इसके बाद में तीसरी स्थिति आपकी, तीसरी स्थिति देखते हैं। और तीसरी स्थिति के अंदर आपको लिखा हुआ है कि घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, यानी कि पृथक पृथक संसदों के दोनों सदनों के कुल बहुमत से मतदान के द्वारा इसे क्या होना चाहिए, स्वीकृति प्रदान होनी चाहिए। इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। देखिए बहुत ही रेयर कंडीशन, ये आपको जरूर याद रखनी है। देखिए राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल के कहने पर लगा दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में सारे के सारे मंत्री, मतलब सभी एमपीज नहीं होते। एमपी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर होते हैं, इसीलिए सभी की सहमति जरूरी है। तो इसको लागू करने के 1 माह के भीतर दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता से इसे क्या करा जाएगा, पारित। तो ये रहेगा, वरना 1 माह बाद ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और एक बार में ये 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, और यदि इसे 6 माह बाद रिन्यू करना है तो फिर से हमें यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका। और उसके बाद में लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। चौथा उपबंध है, देखो 3 उपबंध थे लगाने के, यह है हटाने का। तो संसद के निर्वाचित सदस्य जो मतदान कर सकते हैं और वो मतदान में भाग ले सकते हैं, मौजूद ऐसे सदस्यों के साधारण बहुमत, यानी कि आधे, यानी कि 50% प्लस 1 बहुमत से, साधारण से इसे हटाया जा सकता है। तो ये हुआ आपका आपातकालीन स्थिति। इसके बाद में आती है आपकी दूसरी स्थिति, जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 356, यानी कि संवैधानिक अधिकारों